नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे एंड कुछ स्टॉक वाइज न्यूज़ जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कल डिक्लेयर हुए थे उनकी बात आज के वीडियो में होगी। बिलीव इट और नॉट सेक्शन भी है लास्ट में, तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड ऑफ कोर्स हम हर एक न्यूज़ के साथ टेक अवे की बात करने वाले हैं, राइट। तो करंटली फिलहाल एक आईपीओ सीजन भी चल रहा है, राइट। तो ऐसे में लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला है, कुछ और इंटरेस्टिंग आईपीओज आने वाले कुछ हफ्तों में आने वाले हैं। तो आपके लिए एक टास्क है, अगर आप इस वीडियो पर 1200 से ज़्यादा लाइक्स करते हैं तो मैं आज या फिर मैक्सिमम कल तक लेंसकार्ट के आईपीओ का एक वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, जीएमपी क्या है, इसके बियॉन्ड हम थोड़ा इंडस्ट्री भी समझेंगे उस वीडियो में। हम समझेंगे कि ये क्या मार्केट है, क्या ये बढ़ सकता है, क्या ये कम हो सकता है। पी रेशियोज को देखकर तुरंत कंक्लूजन्स लेने की जगह हम थोड़ा इंडस्ट्री समझ के चीज़ों को समझने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके लिए टास्क है, मैं करंटली ये जो डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू द आईपीओ वो पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप ये टारगेट कंप्लीट कर लेते तो मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा तो जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो लाने का, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सबसे पहले बात करते हुए यूएस स्टॉक मार्केट्स के बारे में। तो कल यूएस स्टॉक मार्केट्स बढ़ते हुए दिखे, उसके दो रीजंस है। एक तो ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ रही है कि फेडरल रिजर्व जो मीटिंग करने वाला है इस हफ्ते में उसमें रेट कट्स आएंगे। अब ये क्यों मार्केट को लग रहा है, क्योंकि रीसेंट डेटा जो आया है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन, यूएस कंज्यूमर प्राइसेस वो कम होने लगे हैं। इन्फ्लेशन अगर कम होगा तो यूएस फेडरल रिजर्व को ज्यादा चांस मिलेगा टू कट द रेट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है तो ग्रोथ को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हमको रेट्स कट करने हैं। दिस इज व्हाट फेडरल रिजर्व माइट बी थिंकिंग। अब मोस्ट जो एनालिस्ट्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्टेड है। एंड मार्केट्स क्लोजली ये सिग्नल्स देखेंगे कि सेंट्रल बैंक्स ये फर्दर ईजिंग है ये करेगा या नहीं। ऑब्वियसली जब रेट्स कट किए जाते हैं तो बोरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर आपको यील्ड जो है वो कम हो जाते हैं, तो इक्विटी एसेट क्लास के लिए वो एक अच्छी खबर होती है। अब ये रहा पहला रीजन। अब दूसरा रीजन ये है यूएस मार्केट्स के ऑप्टिमिज्म का, वो ये है कि यूएस चाइना टॉक्स, ट्रेड डील्स शायद होंगी, ऐसे इंडिकेशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओवर द वीकेंड ये सारी बातें तो हुई थी एंड ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये कहा था कि दोनों साइड्स जो है उन्होंने अग्री किया है कि फ्रेश टैरिफ के थ्रेट्स जो है वो डिफर करेंगे, यानी करंटली हम टैरिफ थ्रेट्स की बात नहीं करेंगे दोनों ही कंट्रीज। एंड चाइना पर जो लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस प्लान किए थे यूएस ने फॉर रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स, तो वो पॉज होंगे, ऐसी बातें करंटली हो रही है। अब ये ब्रेक थ्रू जो है वो एक स्टेज सेट करता है फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग इस हफ्ते में लेटर टू मीट एंड फाइनलाइज दीज ट्रेड डील्स। तो इन्वेस्टर्स ये सारे कमेंट्स पर, ये सारे साइंस पर करंटली ध्यान देगा एंड इसी वजह से ओवरऑल मार्केट्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी है। द की टेक अवे हियर इज कि इंप्रूविंग यूएस चाइना रिलेशंस जो है एंड इन्फ्लेशन का कूल होना, ये दोनों ही चीजें ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी एज एन असेट क्लास के लिए एक सपोर्टिंग सेंटीमेंट है, राइट। करंटली हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं एटलीस्ट इंडियन इक्विटीज आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर, क्योंकि सारी बातें सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की हो रही है। बट मोर और लेस ग्लोबल इक्विटी की सेंटीमेंट के लिए ये एक अच्छी खबर है कि यूएस के जो इन्फ्लेशन रेट्स है वो कम हो रहे हैं, थोड़ा रेट कट का इंडिकेशन दिख रहा है। एंड यूएस और चाइना, टू ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, उनमें अगर कोई ट्रेड डील आती है तो वो सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को शांत करने का काम यहां पर करेगी, जो इक्विटी एसेट क्लास करंटली चाहता है। जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द फर्स्ट न्यूज, क्योंकि फर्स्ट न्यूज में हमने जो समझा उसी वजह से गोल्ड का जो प्राइस है दैट हैज स्लिप्ड बिलो 4000 यूएस डॉलर्स पर आउंस, क्योंकि अब यूएस चाइना का ट्रेड प्रोग्रेस जो है वो होता हुआ दिख रहा है। एंड इससे जो सेफ हेवन की डिमांड है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ने के समय ऐसे ऐसे एसेट क्लास पर सारा कैपिटल बढ़ना जाना जहां पर एक सेफ्टी नजर आ रही है, उसी वजह से गोल्ड बढ़ा था, राइट। तो वो थोड़ा सा कम हो गया है, सेफ हेवन का डिमांड जो है वो कम हो गया है, उस वजह से गोल्ड के प्राइसेस करेक्ट होते हुए दिखे। कल स्पॉट गोल्ड वाज डाउन बाय 2.6% एंड यूएस के गोल्ड के जो फ्यूचर्स है फॉर दिसंबर डिलीवरी दे वर डाउन बाय 2.9%। ये जो टेक्निकल सेलिंग है इसके अलावा गोल्ड में जो डिक्लाइन है ऑब्वियसली वो इसी चीज़ों से माना जा रहा है कि ये प्राइसेस लगभग 4400 यूएस डॉलर्स पर आउंस तक पहुंच गए थे, वहां से अब $4000 पर आउंस से नीचे अब आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग कि मेनली जो ट्रेड टेंशंस कम होंगे अगर यूएस और चाइना के बीच में, क्योंकि अब ट्रेड टॉक्स की बात हो रही है, तो उससे एक बड़ा असर यहां पर पड़ेगा। स्पॉट सिल्वर भी 3.8% से कल गिरता हुआ दिखा। तो ऑब्वियसली
चीजें थोड़ी सी ईज आउट होना, ये इन मेटल्स के प्राइसेस के लिए, इन कमोडिटीज के प्राइसेस के लिए अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि इसी वजह से तो इनके प्राइसेस बढ़े थे, राइट? सो द की टेक अवे हियर इज कि रिड्यूस्ड सेफ हेवन डिमांड अगर होती है, अगर टेंशंस कम होते हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज कम होते हैं, उसके इंडिकेशंस भी अगर मिले, तो ये सारे जो कमोडिटीज है वहां पर थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे सकता है। तो कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ जो हमें पिछले कुछ हफ्तों से दिख रहा था, लोगों को बहुत फोमो हो रहा है, राइट, फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस देखते हुए, तो हर जगह बातें हो रही थी कि सप्लाई नहीं बढ़ने वाला, अभी कोई भी ऐसे इंडिकेशंस नहीं है वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी में कि ये प्राइसेस यहाँ से गिरेंगे। पर मार्केट्स ऑलवेज सरप्राइजेस, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन लेटर, इसलिए हमें ये फोमो की ट्रेन में घुसने की जगह सिर्फ अपना एक नॉर्मल एसेट एलोकेशन फॉलो करने की जरूरत है, एंड नॉट लुक एट दीज कमोडिटीज फ्रॉम अ स्पेक्युलेटिव एसेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू हाइक द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप इन स्टेट रन बैंक्स टू 49%। तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है इंडियन बैंक्स में, करंटली जो गवर्नमेंट है, बेसिकली आरबीआई के साथ कंसल्टेशन उनका चल रहा है कि उसकी जो लिमिट है एफडीआई इन पीएसयू बैंक्स, उसकी जो लिमिट है वो करंटली 20% की है, सिर्फ 20% की। अब बातें चल रही है कि इस लिमिट को 49% तक ले जाया जाए, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के पीएसयू बैंक्स में 49% तक का शेयर होल्डिंग ले सकते हैं, जो करंटली 20% ही है, राइट? तो फॉरेन इंटरेस्ट जो है इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ डील्स जो हुए हैं उनके हिसाब से। तो दुबई बेस्ड एमिरेट्स का एनबीडी जो है, उनका रिसेंट एक परचेज रहा ऑफ 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक। इससे पहले सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने 20% स्टेक भी लिया था इन येस बैंक, राइट? तो प्राइवेट बैंक्स में ऐसी लिमिट नहीं है। प्राइवेट बैंक्स में आई थिंक यू आर ओन्ड, मतलब फॉरेन ओनरशिप इज अलाउड अप टू 74%, राइट? पर पीएसयू बैंक्स में वो सिर्फ 20% है। तो वो जो लिमिट्स है वो रिवाइज करने की बातें करंटली हो रही है। ऑफ कोर्स दीज आर ऑल सोर्सेज राइट ना, अब तक कोई कंफर्म्ड इसका जो डॉक्यूमेंट है वो अब तक जारी नहीं हुआ है, पर स्टेट रन बैंक्स को भी काफी इंटरेस्ट मिल रहा है करंटली फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टर्स, एंड इससे फॉरेन ओनरशिप लिमिट अगर बढ़े तो इससे गेन्स जो है ऑफ कैपिटल टू ऑल दीज बैंक्स वो शायद बढ़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इंडिया के ओवरऑल 12 गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स है जिनकी कंबाइंड एसेट्स 171 ट्रिलियन रुपीज, यानी लगभग $2 ट्रिलियन की है, एंड दे अकाउंट फॉर 55% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। तो काफी बड़ा ये बैंकिंग सेक्टर है। एंड रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो काफी इंप्रूव हुई है। अब आगे वो होगी या नहीं, वो सस्टेन होगी या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट ऐसा लग रहा है कि करंटली गवर्नमेंट वांट्स कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वेस्टर्स का, एंड हो सकता है कि आगे इसमें गवर्नमेंट को भी डिसइन्वेस्टमेंट करने में इजी हो, मार्केट में लिक्विडिटी अगर बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट चाहती है कि सप्लाई क्रिएट हो फॉर वॉट एवर दे वॉन्ट टू सेल मे बी लेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए सप्लाई भी यहाँ पर हो सकता है क्रिएट हो जाएगा। द की टेक अवे हियर इज कि एफडीआई लिमिट्स अगर रेज होती है तो 49%, तो इससे ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट हो सकता है इन स्टेट रन बैंक्स, एंड इससे पीएसयू बैंक्स का जो प्राइवेट बैंक्स के साथ जो गैप है वो यहां पर नैरो हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू के Q2 रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने रिपोर्ट किया है 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन रेवेन्यू, एंड 1100 करोड़ के ऊपर इनका रेवेन्यू अब हो चुका है। 13% इंक्रीज EBITDA में भी दिखा है इस क्वार्टर में। 20% सर्च कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी दिखा है अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज फाइलिंग। अब ये ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों आई, इसका मेन एट्रीब्यूशन है टू द एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, जिसमें ट्रैक्शन मोटर एंड रेलवे बिजनेस जो है सोना बीएलडब्ल्यू का इन इंडिया वो भी काफी अच्छे से बढ़ा है। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि रेवेन्यू शेयर जो है फ्रॉम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे बीईवी भी कहते हैं, तो वो स्टूड एट 32%, विच इज रिफ्लेक्टिंग द कंपनी स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन द ईवी मार्केट। कंपनी ने यह भी नोट किया कि एक सक्सेसफुल शिफ्ट हुआ है टू अल्टरनेटिव मोटर डिजाइंस, क्योंकि हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो थे वो अनअवेलेबल थे, उससे मेजर इंडस्ट्री चैलेंजेस आए थे। इफ यू रिमेंबर Q1 रिजल्ट्स ऑफ सोना बीएलडब्ल्यू, इसकी बात बहुत ज्यादा हुई थी तब। तो अब मैन्युफैक्चरिंग लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट मोटर्स जो है उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑपरेशंस करंटली हुआ है। इसके अलावा कुछ की डेवलपमेंट सोना कॉमस्टार के इस क्वार्टर में ये भी हुए कि उनको एक फर्स्ट ऑर्डर मिला फॉर अ ड्राइव लाइन प्लांट इन मेक्सिको, तो टू सप्लाई डिफरेंशियल असेंबलीज टू नॉर्थ अमेरिकन ओईएम मार्केट्स। तो इससे अराउंड
260 crores ऑफ ऑर्डर बुक इस ऑर्डर की वजह से बड़ी है एंड इसका प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन Q2 ऑफ FY 28। ओवरऑल इस क्वार्टर में नए ऑर्डर्स कम ऐड हुए हैं, सिर्फ 1000 crores के न्यू ऑर्डर्स ऐड हुए हैं एंड करंटली द ऑर्डर बुक इज एट अराउंड 23,600 crores। द की टेक अवे हियर इज कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है फ्रॉम ईवी एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। तो इससे सोना की जो लीडरशिप है इन न्यू एज ड्राइवलाइन टेक्नोलॉजी वो अभी भी बरकरार दिखाई दे रही है, लेकिन ऑर्डर बुक इश्यूज जो है वो परसिस्ट हो सकते हैं जब तक ये टैरिफ फियर वाला एनवायरनमेंट जब तक जारी रहेगा, तब तक हो सकता है कि ऑर्डर बुक इश्यूज अभी भी परसिस्ट करें। नेक्स्ट बात करते हैं एसआरएफ के रिजल्ट्स के बारे में। ओवरऑल इट हैज बीन अ गुड क्वार्टर फॉर द कंपनी। इनके 4 बिजनेस सेगमेंट्स है। ओवरऑल नंबर्स की पहले बात करते हैं। प्रॉफिट इनका 93% से बढ़ गया है टू 388 करोड़। रेवेन्यू बढ़ा है बाय 2%। मेनली मार्जिन का बंप ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में कंपनी को मिला है। तो फ्लोरोकेमिकल्स उनका एक मेजर बिजनेस है जो जिसमें उन्होंने इस क्वार्टर में एक्चुअली रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम अचीव किया है फॉर रेफ्रिजरेंट्स एंड यहाँ पर मेनली पॉजिटिव ट्रैक्शन मिला है उनके की रेफ्रिजरेंट्स को, जहां पर प्राइस इंक्रीज की वजह से कंपनी को मार्जिन बेनिफिट यहाँ पर हुआ है। कंपनी ने एक कीमॉर्स कंपनी नाम की एक बिजनेस से एक कोलैबोरेशन भी किया है फॉर सर्टन फ्लोरोपॉलीमर्स। तो इससे एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर ग्रोथ यहां से ड्राइव होगी। स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू द कंपनी। यहाँ पर भी वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। कुछ न्यू प्रोडक्ट्स एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखी है एंड इससे मार्जिन प्रोफाइल भी बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा और भी दो इनके बिजनेसेस है। परफॉर्मेंस फिल्म्स बिजनेस जहां पर स्लाइट डिक्लाइन दिखा है रेवेन्यू सेगमेंट रेवेन्यू में, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर काफी अच्छे से बढ़ा है, मेनली बिकॉज ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड उनकी जो लीडरशिप है इन BOPET फिल्म्स इन इंडिया वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि उनका जो केपेक्स प्लान है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान है, उसका बजट उन्होंने बढ़ा दिया है फ्रॉम 595 करोड़ टू 745 करोड़ टू सपोर्ट देयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद कीमोर्स एंड ये जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय December 2026। द की टेक अवे हियर इज कि रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखा है कंपनी की केमिकल्स एंड फ्लोरोपॉलीमर्स बिजनेस में। जो थोड़ी बहुत वीकनेस जो है टेक्सटाइल बिजनेस में एसआरएफ के, वो वहां पर थोड़ी सी ऑफसेट हो गई है एंड इससे अब एक सस्टेन्ड मार्जिन ग्रोथ के लिए एसआरएफ इन पोजीशन आ चुकी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के Q2 रिजल्ट्स की बात करते हैं। 8% का ग्रोथ ओवरऑल वॉल्यूम्स में दिखा है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो पहले 6 मंथ्स की बात करें तो 8% का ही वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है। कंपनी अब एक्सपेक्ट करता है कि फुल ईयर का जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसका रेंज 12 to 14% होगा। अब इसके लिए इनका Q2 बहुत अच्छा जाना चाहिए क्योंकि तभी फुल ईयर के लिए जो टोटल गाइडेंस है वो अचीव हो पाएगा। जब Q1 के रिजल्ट्स आए थे सुप्रीम के, तब कंपनी ने एक्चुअली उनका FY 26 गाइडेंस रिवाइज कर दिया था एंड उन्होंने कहा था कि प्लास्टिक एंड फर्नीचर का जो बिजनेस है उनका, वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ 10 to 12% की बजाय अब 15 to 17% का होगा। ज्यादा गाइडेंस के लिए उन्होंने यहाँ पर बताया था, जबकि EBITDA मार्जिन्स का गाइडेंस उन्होंने 14.5 to 15.5% ही रखा था। लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ अगेन इस क्वार्टर में नहीं आई है। रेवेन्यू इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है बाय जस्ट 5% कंपेयर टू द सेम क्वार्टर इन द लास्ट ईयर। EBITDA मार्जिन इस क्वार्टर में भी नैरो हुआ है। सो टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें Q2 में, दैट इज अप बाय 12% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, डाउन रहा बाय 16% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। FY 26 का वॉल्यूम गाइडेंस अब उन्होंने कट कर दिया है टू 12 to 14% फ्रॉम 14 to 15% एंड FY 26 का प्लास्टिक पाइप्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस है वो अभी भी उन्होंने 15 to 17% की रेंज में रखा है। द की टेक अवे हियर इज कि Q2 का एक अगेन मिस रहा वर्सेस द गाइडेंस जो उन्होंने अपग्रेड किया था इन द लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ एंड ऑब्वियसली इट इज सिग्नलिंग कि FY 26 का जो बचा हुआ साल है उसमें ट्रैजेक्टरी जो है वो दैट सीम्स कि इट विल बी सॉफ्टर ओनली। इंडस टावर्स के Q2 रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए थे। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है बाय 9.7%। EBITDA डिक्लाइन हुआ है बाय 6% टू अराउंड 4,600 crores। EBITDA मार्जिन भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू 56% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। मेनली इस क्वार्टर में कंपनी का एक राइट बैक था ऑफ प्रोविजंस ऑफ अराउंड 195 crores। तो उस वजह से उनको थोड़ा अपने प्रॉफिट बढ़ाने में बम्प मिला है। मेन चीज़ें अगर बात करें तो कंपनी का जो टावर बेस है वो अब 2,56,000 टावर्स का बेस रहा, जो 4,000 टावर्स से बढ़ गया है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करें तो 26,000 टावर्स उन्होंने ज़्यादा ऐड किए हैं इन द लास्ट 1 ईयर। जो शेयरिंग फैक्टर है, टावर शेयरिंग फैक्टर, वो 1.62 टाइम्स रहा। अब की रीजन क्या है कि प्रॉफिट्स गिर गए जबकि रेवेन्यू तो बढ़ा है, राइट? उसका एक मेजर रीजन ये है कि
जो प्रोविजंस थे फॉर डाउटफुल डेट्स वो बेस क्वार्टर में ऐड बैक हुए थे। अब इंडस टॉवर्स एक ऐसा बिजनेस है, ये एक थोड़ा सा अकाउंटिंग रिलेटेड मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि बहुत लोगों को ये थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट इंडस टॉवर्स ये जो बिजनेस है वो बेसिकली टॉवर्स को लीज करने का काम करता है। सो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो अपना केपेक्स लगाने की बजाय इंडस टॉवर्स से ये सर्विस लेते हैं, राइट। अब इंडस टॉवर्स के लिए प्रॉब्लम ये रहा है कि इनका इनका सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स हैज बीन वोडाफोन आइडिया, जिनके खुद के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, राइट। तो पास्ट में ये हुआ है कि कंपनी हमेशा से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेती है, यानी जब कंपनी को पता होता है कि उनके कस्टमर से उनको पैसे मिलने वाले नहीं है, तो वो ऑलरेडी अपने बुक्स में उसका एक हिट जो है वो अपने बुक्स में ऑलरेडी ले लेते हैं। पर अब लेटर अगर कंपनी ने, वो कस्टमर ने पैसे आपको वापस दे दिए या फिर कुछ इंडिकेशंस मिले कि वो पैसे वापस दे देंगे, तो आप वो राइट बैक करते हो, यानी आपका इनकम जो है वो उससे बढ़ जाता है। तो वो बेस क्वार्टर में ज्यादा था, इस वजह से प्रॉफिट जो है वो गिरता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में। सो द की टेक अवे हियर इज कि टॉप लाइन की ग्रोथ अभी भी स्टडी है। इंडस टॉवर्स एक ऐसा बिजनेस है जो लगभग जीडीपी ग्रोथ टाइप वाला बिजनेस है, राइट। वो एक लेवल तक अपने टॉवर्स बढ़ाएंगे हर क्वार्टर में, एंड थोड़ा बहुत उनको जो रेंटल इंक्रीज है ऑफ यूजिंग द टावर, उससे उनको जो है एक्सपेंशन मिलता रहेगा। वैसे इंडस टॉवर्स पे हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी किया है, आई थिंक साल भर पहले की बात होगी, तो आप वो हमारे चैनल पर जरूर चेक कर सकते हो। सो द टेक अवे हियर इज कि टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी काफी स्टेडी है, टावर बेस एक्सपांड हो रहा है, लेकिन इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम यही होगा कि इसके जो फॉर्च्यून्स है इस स्टॉक के, दे विल ऑलवेज बी लिंक्ड टू हाउ वोडाफोन आइडिया इज डूइंग। वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक ठाक रहना, ये इंडस टॉवर्स के लिए करंटली काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो कल अर्जेंटीना का जो स्टॉक मार्केट है, उनका जो मेन इंडेक्स है, दैट रैलीड बाय 25% इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में 25% की रैली कल अर्जेंटीना के स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिली। उसका रीजन है कि वहां पर इलेक्शन हुआ था एंड एक नए प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं, जिससे ओवरऑल एक सेंटिमेंट लोगों में है कि हो सकता है यहां से एक होप आए फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि अर्जेंटीना एक ऐसी कंट्री है जो इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत समय से जूझ रही है, राइट। आप गूगल करके देख लीजिए अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट्स कैसे हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो उनकी करेंसी एक मेजर प्रॉब्लम से गुजर रही है, इन्फ्लेशन रेट स्काई रॉकेट हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जब थोड़े बहुत भी होप्स अगर ऐसे में दिख जाए कि चीजें बेटर हो सकती है, तो ऐसी रैली हमें देखने को मिलती है। सम ऑफ द बिगर कंपनीज इन अर्जेंटीना, उनके स्टॉक्स कल ऑलमोस्ट 35% से अप रहे इन अ सिंगल डे, राइट। तो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करिएगा वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारा जो दिवाली का डिस्काउंट है, हैप्पी दिवाली कूपन कोड यूज करने का, वो अभी भी जारी है। लास्ट कुछ दिन बचे हैं इसके लिए, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती। हमारा हाईएस्ट एवर डिस्काउंट है ये ऑफ 65%। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट investin.in को विजिट करें। स्टॉकोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज एंड फंडोमीटर पर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। डू चेक आउट आवर वेबसाइट। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।